सो हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर क्लास एंड आज की क्लास में हम आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं जिसका नाम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है। इसमें हम आपके पर्टिकुलरली साउथ एशिया को देखेंगे कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कैसे गवर्नमेंट होती है, लाइक मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, उसका हिस्ट्री कैसा रहा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। एंड इसमें हम थोड़ा सा फॉरेन जो अफेयर्स होता है, फॉरेन रिलेशंस होते हैं कि इंडिया के रिलेशन उनके नेबर के साथ कैसे हैं, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी वीडियोस ले आने वाले हैं। इसके शॉर्ट्स वीडियो भी आएंगे, इसके शॉर्ट वीडियो भी आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड अगर आप बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर 2026 में डीयू में आना चाहते हो जिसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, सारी चीज़ों के लिए हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे, डेडिकेटेड नोट्स ले आएंगे, आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन कराएंगे। मैं 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ सीयूटी का। जब मैं पहली बार आया था, मतलब जब मैं 12th में था उसी टाइम पे आया था सीयूटी। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा उसके बारे में। उस टाइम से मैं पेपर देखते आ रहा हूँ कि कैसा पैटर्न होता है बोर्ड्स का और इसका। ठीक है। आगे चल के फ्यूचर में भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एसएससी की या फिर यूपीएससी की, ठीक है, तो उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी पूछनी है, बात करनी है, तो सिंपली एग्जामिनेशन का जो चैनल है उसका हैंडल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप वो कर सकते हो। ठीक है। क्विजेज और उसके लिए क्या बोलते हैं, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे कोई भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड साथ में आप अगर आपका एक्स अकाउंट है तो वहाँ भी फॉलो कर लो। ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ठीक है। साउथ एशिया, साउथ एशिया से मतलब क्या समझ में आता है आपको? ऐसी कंट्री जो साउथ एशिया में पड़ती हैं। ठीक है। साउथ एशिया, अभी इसके पहले हमने याद होगा आपको, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आसियान के बारे में पढ़ा था जो इसके ईस्ट में आती हैं। अगर इससे ईस्ट में जाओगे आप तो कौन सी इससे पढ़ेंगी? साउथ ईस्ट एशियन नेशन पढ़ेंगी जिसमें थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, ये सारी कंट्रीज आती हैं इसमें। ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? साउथ एशियन नेशन की। साउथ एशियन नेशन, ठीक है। साउथ एशियन नेशन में 8 कंट्रीज आती हैं टोटल। ठीक है। 8 कंट्रीज आती हैं जिसमें पहला है ये वाला जो है, आपको मैप क्लियर होना चाहिए। ठीक है। मैप क्लियर होना चाहिए आपका। पहला ये जो आता है ये है अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान है ये। ठीक है। ये है हमारा पड़ोसी। ठीक है। पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है। ये हमारा अच्छा पड़ोसी नेपाल। ठीक है। ये है हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी भूटान। ठीक है। ये है हमारा थोड़ा सा खराब पड़ोसी बांग्लादेश। ठीक है। ये है हमारा अच्छा पड़ोसी श्रीलंका। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मालदीव बोलते हैं। ठीक है। मालदीव, मालदीव बोलते हैं। ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज और ये इंडिया को लेके, ठीक है, ठीक है, इन सबको लेके क्या बनता है? इन सबको लेके बनता है साउथ एशियन नेशन। ठीक है। ये सबका साउथ एशियन। अब देखो कहीं कहीं पे 7 कंट्रीज लिखा होता है, कहीं की 8 कंट्री लिखा होता है, क्योंकि कुछ लोग अफगानिस्तान को साउथ एशियन नेशन नहीं मानते, बट चूंकि ये सार्क का पार्ट है, मतलब साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन का जो पार्ट है ये, ठीक है, वो जो ग्रुप है उसका पार्ट है, तो हम इसको उसी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि साउथ एशियन नेशन ही है। ठीक है। अब देखो ये जो पूरी कंट्रीज है ना, जैसे इंडिया में कुछ अलग डेमोक्रेटिक मतलब कुछ और पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, पाकिस्तान में कुछ और पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, नेपाल में कुछ और चलता है, श्रीलंका में कुछ और उसकी प्रॉब्लम है, भूटान कुछ और चलता है, बांग्लादेश का अलग है, मालदीव का अलग है। मतलब यहाँ पे जो 8 कंट्रीज है ना, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कुछ ऐसे रीजन में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें सबका जो है, मतलब जिनका सबका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैच कर रहा है, सबका अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अफगानिस्तान में इसका यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट चलती है। ठीक है। नेपाल में कभी मोनार्की रहती है, कभी कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, भूटान में अभी भी मोनार्की है, बांग्लादेश में आपको पता ही है क्या हाल हो रहा है, श्रीलंका में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बट वहाँ पे बार बार एक टाइम था जब वहाँ पे सिंगली और तमिल के बीच में राइट्स होते थे। ठीक है। मालदीव में अलग ही वो चला, इस्लामिक स्टेट है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे बच्चा कौन सा? इंडिया बचा है जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है। डेमोक्रेटिक और सेकुलर गवर्नमेंट है। ठीक है। चलो वही मैंने बताया कि जैसा इंडिया है, यहाँ पे वेरियस का जो हमारा साउथ एशियन नेशन है, ठीक है, साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, सबके बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है। देखो यहाँ पे देखो मैप में देखो, इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट है,
इंडिया और नेपाल का बांग्ला बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान का ये है, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश का है, ठीक है, सबका एक दूसरे से बॉर्डर डिस्प्यूट है, बट श्रीलंका और मालदीव का किसी से नहीं है। वो भी मैरीटाइम बॉर्डर को लेके हो जाता है कभी कभी, ठीक है, इंडिया और नेपाल में, इंडिया और श्रीलंका में, ठीक है, ठीक है। अब देखो साउथ एशियन क्या है, ठीक है, जहाँ पे देखो यहाँ ऐसा रीजन है ये जहाँ पे सब लोग ज्यादातर एक ही लैंग्वेज, एक ही तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, सबको एक दूसरे की भाषा समझ में आती है, ठीक है। हिंदी और उर्दू का जो मिक्स होता है वहाँ पे यही लैंग्वेज हर जगह बोली जाती है, और साइड में आप चले जाओ तो बांग्ला बोली जाती है, ठीक है। एट कंट्रीज इंक्लूडेड होती है जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। हिमालय, नॉर्थ ओशियन इन साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट प्रोविंस नेचुरली to the region which is largely responsible for same social culture for subcontinent, ठीक है। देखो इस साइड में क्या है, हिमालयाज हैं, ठीक है, इस साइड में क्या है, हिमालयाज हैं, ठीक है, इस साइड में हिमालयाज हैं, इस साइड में क्या है, ओशियंस हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों नेचुरल बॉर्डर्स हैं, ठीक है, जो नेचुरल बॉर्डर्स दिए गए हैं इस रीजन को, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट क्या करते हैं, ताकि इस पूरे रीजन में एक ही तरह का सोशल कल्चर डेवलप हो। आप देखोगे इंडिया का जो पंजाब प्रोविंस है, अगर आप पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में चले जाओ, ठीक है, तो बहुत सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कोई भी। चाहे आप ये हमारे वेस्ट बंगाल में चले जाओ और बांग्लादेश में चले जाओ, तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे आप तमिलनाडु में और श्रीलंका में चले जाओ तो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये जो बॉर्डर्स है ना, नॉर्थ में हमारा हिमालय है, साउथ में ओशियंस है, इसकी वजह से क्या होता है, बाहर के लोगों से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, सब लोग इसी एरिया में रहते हैं, तो सबका जो सोशल और कल्चरल वो है ना, वो सेम है, ठीक है। समझ आई बात आपको, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ एशिया, अब देखो सारी कंट्रीज का सिस्टम अलग है। इंडिया और श्रीलंका के पास सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने कभी न कभी मिलिट्री रूल्स को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। नेपाल में मोनार्की और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन चलता है। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। मालदीव में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। समझ में आई बात आपको, ये 5 जो ग्रुप हैं इनमें सब कंट्रीज का अलग अलग मैटर है, ठीक है, सब कंट्रीज अपना अपना चलाती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपना पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में क्या हुआ था। देखो पाकिस्तान आजाद कब हुआ था, 1947 में, 1947 में हुआ था, ठीक है, 1947 में आजाद हुआ था पाकिस्तान, ठीक है। 1958 तक आते आते यानी 11 साल में यहाँ पे पहला मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गया था 1958 में। यहीं तक 1947 से 58 तक आते आते यहाँ पे 6 टाइम पीएम चेंज हुए थे, 6 टाइम पीएम चेंज, ठीक है, 6 बार पीएम चेंज हुए थे 11 साल में, ठीक है। आता है ईयर 1958, ठीक है, 1958 ईयर आता है जहां पे एक नाम होता है जनरल अयूब खान, नाम याद रखना आप, जनरल अयूब खान खुद को इलेक्ट करा लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर 11 साल बाद 1969 में एक आते हैं, जो जनरल अयूब खान थे, ये अपना जो ऑफिस होता है, ठीक है, यानी जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, वो ट्रांसफर कर देते हैं टू जनरल याया खान, ठीक है, दूसरे जनरल, ठीक है। और इसी टाइम पे ये जनरल याया के टाइम पे बांग्लादेश क्राइसिस होता है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। 1971 का बांग्लादेश क्राइसिस होता है, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश अलग हो जाता है, ठीक है। बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है जिसमें बांग्लादेश अलग टूट जाता है, इन्हीं के टाइम पे होता है, जनरल याया खान के टाइम पे होता है, ठीक है। अब 1971 में इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो उनकी लीडर बनती हैं, उनके अंडरशिप में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, ठीक है। 1977 में इनको भी रिमूव कर दिया जाता है तीसरे जनरल के द्वारा, ठीक है। तीसरे जनरल कौन होते हैं, जनरल जिया उल हक, ठीक है, जिया उल हक होते हैं, ठीक है। जनरल जिया उल हक फेस प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन 1982 में इनके पास भी प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होते हैं, इनके लोग भी प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इन 1988 वंस अगेन टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश अंडर बेनजीर भुट्टो, ठीक है। 1988 में बेनजीर भुट्टो के अंडरशिप में, लीडरशिप में एक बार फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। मतलब 1947 में एक बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट वो ही एस्टेब्लिश, फिर 1971 में, फिर 1988, ठीक है। अब देखो 1988 के बाद क्या होता है, देखो पूरे जो पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान को, वो 2 पार्टीज के अराउंड सेंट्रिक है, ठीक है, 2 पार्टी सेंट्रिक है। पहला पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसको हेड करते हैं बेनजीर भुट्टो, ठीक है।
और दूसरी पार्टी है मुस्लिम लीग, ठीक है, जिसको कौन हेड करता है, नवाज शरीफ, जो आज पावर में है इस टाइम पे, ठीक है, नवाज शरीफ के भाई पावर में है, वो पार्टी सेम है, ठीक है। अब देखो 1988 से 1999 तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, बट एक चौथे जनरल आते हैं जिनका नाम होता है जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जो पीएम को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एंड गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और खुद को इलेक्ट करा लेते हैं, ठीक है, और 2008 तक वो रूल करते हैं, और उसके बाद 2008 से लेके अभी तक क्या चल रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। बट एक बात याद रखना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल तो रही है, ठीक है, बट उसके अंदर में उसके जो डिसीजन होते हैं उन पर बहुत ज्यादा मिलिट्री का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फेलियर्स ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आएगा 3 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। देखो कुछ जो फोर्स हैं जो गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां पे नहीं रह टिकने देती हैं, जैसे पहला जो फैक्टर है सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, ठीक है, हैज लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखो मिलिट्री को पावर कभी नहीं देना चाहिए, हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा समझदार थे, ठीक है। देखो इंडिया जब इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई लड़ रहा था अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो हमारे जो लीडर्स थे उनके पास इतनी पावर थी, उनके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि जो ब्रिटिश फोर्स में जो इंडियंस हैं उनको भड़का के अपने साइड ले आया जाए, ठीक है, ठीक है। बट इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि अगर एक बार जो आर्मी है उसको ये मिल जाएगा, उसको एक बार ये चस्का लग गया, ठीक है, कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो बार बार रिपीट होते होते ये रिपीट करने लगेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई कि मिलिट्री की कभी हेल्प नहीं ली, ठीक है, मिलिट्री की कभी हेल्प नहीं ली, नॉन वायलेंस की कभी हेल्प नहीं ली, मिलिट्री को सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी की तरह ही रखा, मिलिट्री से ना कोई हेल्प ली ना उसको कहीं इन्वॉल्व किया, ठीक है, आप अपना आपका जो काम है आप वही करो, ठीक है। बट यही सेम चीज पाकिस्तान में अपोजिट हो गई, पाकिस्तान के लोग मिलिट्री को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, मिलिट्री को ज्यादा सपोर्ट करते हैं इन कंपेयर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो खुद इलेक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो मिलिट्री है, अब मिलिट्री को पावर कहां से मिलेगी, मिलिट्री को पैसा कहां से मिलता है, जब मिलिट्री वॉर करती है, ठीक है। तो मिलिट्री हमेशा इंडिया से कुछ ना कुछ करती रहती है उल्टा सीधा, ठीक है, मिलिट्री हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगी, ठीक है। इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मेक प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं यानी जो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं वो ग्रुप्स हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि वहां के लोगों के अंदर ये डर बना दिया गया है कि अगर हमारी मिलिट्री वीक हो गई, अगर हमारी मिलिट्री वीक हो गई तो इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा, इसीलिए हमारे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मिलिट्री के लिए हैं, ठीक है। हमें ना एजुकेशन पे खर्चा करना है, ना हेल्थ केयर पे खर्चा खर्चा करना है, ना हमें अपनी जो इकोनॉमी है वो सुधारनी है, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपनी मिलिट्री को पैसे देने हैं, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। देखो अब जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का अपने आप को मसीहा मानता है यूएस, ठीक है, वो ठीक है, वो क्या करता है, वो कभी भी, ठीक है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान में, ठीक है। इसका कुछ रीजन है, ठीक है, इसका कुछ रीजन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे आप पॉइंट लगा के रखना कि यूएस क्यों नहीं वो करता, सपोर्ट करता, ठीक है। चौथा रीजन है पाकिस्तान हैज स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट इन कंट्री। पाकिस्तान के लोगों में ऐसा नहीं कि वो लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते नहीं है, वो लोग अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनमें सुधार नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बट अब यही बात है कि जब वहां की लीडरशिप है वो नहीं चाहती है तो फिर वहां के लोग चाह के क्या करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान है फ्री प्रेस एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट, ठीक है, पाकिस्तान के पास भी ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट करते हैं, जैसे आज इमरान खान की जो पार्टी है वो बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करती है, ठीक है। पाकिस्तान के पास फ्री मीडिया है बट आज के टाइम पे वो कंट्रोल होती है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव इनकरेज मिलिट्री रूल्स इन पाकिस्तान फॉर ओन पर्पस, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हैं ये, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर हमेशा मिलिट्री गवर्नमेंट क्यों रही है, उसका रीजन सबसे बड़ा है क्योंकि वेस्टर्न और कंट्रीज जो हैं और जो यूएस है, ठीक है, ये दोनों हमेशा सपोर्ट करती हैं, ये दोनों हमेशा सपोर्ट करती है मिलिट्री रूल्स को पाकिस्तान में, ठीक है। मिलिट्री रूल्स के सपोर्टर हैं ये लोग। क्यों है? क्योंकि जो क्या बोलते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है ना वो न्यूक्लियर स्टेट है,
और न्यूक्लियर स्टेट का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि जो न्यूक्लियर पावर है, उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसको बहुत सेफली रखा जाए। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो यूएस है, इनको ये लगता है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात है ना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, मतलब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी न्यूक्लियर जो पावर है उनको, ठीक है, न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी। इसीलिए क्या करते हैं ये गवर्नमेंट्स, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज, ये सपोर्ट करती है मिलिट्री को, ताकि मिलिट्री अगर स्ट्रांग रहेगी तो जो वहां के और सारे लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देयर फियर ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड अज्यूम दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नॉट एबल टू सेव न्यूक्लियर असेट्स, ठीक है। देखो, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ठीक है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के लिए, ये अगर बढ़ जाएगा, ये लोग मानते हैं यूएस वाले कि अगर वहां पे डेमोक्रेसी आए तो ये थ्रेट बढ़ जाएगा, ग्लोबल इस्लामिक इस्लामिक टेररिज्म बढ़ जाएगा। और जो वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, नॉट एबल टू ही इज नॉट एबल टू सेव न्यूक्लियर एसेट्स, ठीक है, वहां के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सेव नहीं कर सकती, वो उसके पास इतना पावर नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब बांग्लादेश की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी आपको ब्रीफ कर दूं, ठीक है। देखो, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये पूरा इंडिया था, इंडिया ये है और ये पूरा मिला के इंडिया होता था, ठीक है। बट इंडिया किस बेसिस पर डिवाइड हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, ठीक है। जिस एरिया में मुस्लिम मेजोरिटी होगी उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। अब देखो, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान दो था, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो है आज का प्रेजेंट पाकिस्तान, इसको हम बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। तो पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड था, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज का क्या है? ये आज का प्रेजेंट बांग्लादेश है, प्रेजेंट बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्ट हम, ठीक है। बांग्लादेश पे सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंस क्यों हुआ, मतलब इन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री क्यों बना? इसका सबसे इजी और सबसे छोटा दो वर्ड का डेफिनेशन आप लिख लो, रीजन लिख लो, ठीक है। पहला, पीपल ऑफ दिस रीजन फील डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये जो लोग हैं, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग, प्रेजेंट बांग्लादेश वाले लोग, ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये लोग बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। और जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो लोग इन पे क्या करते थे? वो लोग इन पे उर्दू इंपोज करते थे, जबरदस्ती थोपते थे, जबरन थोपते थे, ठीक है। पहला रीजन ये है, इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, पहला। और दूसरा, डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन था, जितना भी कुछ होता था, वो कौन डोमिनेट करता था? वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट करता था, यानी जो आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है वो डोमिनेट करता था, ठीक है। 1947 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ बंगाल कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है, 1947 से ही प्रोटेस्ट स्टार्ट था, ठीक है। डिमांड इक्वल एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, सॉरी। देखो, ये जो कंट्रीज है ना, ये पूरी जो कंट्रीज है, इलेक्शन तो सेम होते थे पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में। देखो, पॉपुलेशन यहाँ की ज्यादा थी, ठीक है, सीटें यहाँ पे ज्यादा थी, ठीक है, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में सीटें ज्यादा थी और वेस्ट पाकिस्तान में सीट कम थी। तो क्या हुआ, ये लोग जो हमेशा से मांग करते थे, ईस्ट पाकिस्तान वाली, ये हमेशा से मांग करते थे फ्री एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, यानी जितना रिप्रेजेंटेशन आपका होगा असेंबली में, पार्लियामेंट में, उतना ही हमारा ही होगा, ठीक है। इसकी वजह से इसके साथ एक लीडर निकल के आते हैं जिनका नाम होता है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। लीड पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, डिमांड ऑटोनॉमी फॉर ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ये मांग करते हैं ऑटोनॉमी की, इसकी ईस्टर्न रीजन में ऑटोनॉमी अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब एक ये पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है अवामी लीग, ठीक है, अवामी लीग ये पार्टी बनाते हैं मुजीबुर रहमान, ठीक है। और 1970s के इलेक्शन में ये क्या करते हैं? मेजोरिटी सिक्योर कर लेते हैं, यानी इनकी पार्टी जीत जाती है, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान, इसका रिस्पांस क्या होता है? इसके मतलब इनके आंसर में इसका रिस्पांस होता है कि वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कन्विंस द असेंबली, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट मना कर देती है कि ये गवर्नमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि जो पावर वो ईस्ट पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है। इसके बाद क्या होता है? जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग होते हैं, जो मिलिट्री को रूल करते हैं, ठीक है, जो मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान आर्मी ट्राई टू सप्रेस मूवमेंट, ठीक है। मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड एंड आर्मी किल्ड मोर देन 1000 पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब
जब इलेक्शन जीत जाती है ईस्ट पाकिस्तान के लोग, ईस्ट पाकिस्तान के लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो जब गवर्नमेंट मना कर देती है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये अच्छा नहीं है, हम दूसरा इलेक्शन कराएंगे, उसकी वजह से क्या होता है, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो इलेक्शन जीत गए होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो जो कि मिलिट्री जो आर्मी है पाकिस्तान की उसको सप्रेस करती है। ठीक है, मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, हजारों लाखों लोग अरेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्राइसिस होता है इसके बाद क्या, ठीक है, ओवर ओवर 1,000 पीपल लेड लार्ज स्केल माइग्रेशन इन इंडिया ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, अब जब यहाँ पे लोगों को पाकिस्तान की जो आर्मी है वो मारने लगती है, तो बहुत बड़े लेवल में लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाते हैं, इंडिया में आने लगते हैं, वेस्ट बंगाल में आने लगते हैं, घुस घुस के बार बार आने लगते हैं, हमारे साउथ ईस्ट मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाने, स्टेट में जाने लगते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, समझ में आई आपको बात। सो गवर्नमेंट सपोर्ट डिमांड ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, हेल्प फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जब इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है इसकी वजह से, इस टाइम पे देखोगे आप 1970s का टाइम ऐसा था कि इंडिया भी बहुत ज्यादा वो नहीं था, डेवलप नहीं था, हमारे पास भी पैसे की कमी थी, और बाहर से और लोग आने लगे तो और ज्यादा दिक्कत होने लगी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट होती है, ये डिसाइड करती है टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, फाइनेंशियली भी हेल्प करती है, मिलिट्री भी अपनी उतारती है, और इसी का रिजल्ट होता है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, उसका आउटकम क्या होता है, पाकिस्तान सरेंडर कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज अ नेशन, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो जाता है एज अ नेशन। ठीक है, समझ में ये बात आपको। अब 1971 से लेके 1975 तक बांग्लादेश अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, खुद को सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब सोशलिस्ट डिक्लेयर करता है कि हम सेकुलर रहेंगे, किसी एक धर्म के लिए नहीं रहेंगे। बट यही बात है कि जब पावर किसी एक आदमी के हाथ में आ जाती है तो पावर मतलब वो करप्ट हो जाता है। ठीक है, एक कोट है, बहुत बढ़िया कोट है। ठीक है, पावर करप्ट, ठीक है, एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली। ठीक है, मतलब अगर पावर है तो करप्ट करेगी, ठीक है, बट अब्सोल्यूट पावर आ जाएगी किसी के पास तो बहुत ज्यादा करप्ट करेगी, अब्सोल्यूट करप्ट कर देगी वो। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे होती है। 1975 में मुजीबुर रहमान होते हैं, ये पार्लियामेंट को अमेंड कर देते हैं, एंड जो पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाई गई थी गवर्नमेंट उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, एंड हर पार्टी जितनी भी पार्टी थी सबको अबॉलिश कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी आवामी लीग ही क्या करेगी, आवामी लीग ही अब रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक लीडर आते हैं, एक मिलिट्री रूलर आते हैं, मिलिट्री जो गवर्नर गवर्नर होते हैं जियाउर रहमान, वो इनको असैसिनेट कर देते हैं 1975 में। ठीक है, और खुद की नई पार्टी बनाते हैं जिनका नाम होता है बांग्लादेशी नेशनल पार्टी। ठीक है, जो 1979 के इलेक्शन जीत जाती है। ठीक है, अब जियाउर रहमान कुछ टाइम बाद जो लोग होते हैं उनके सामने डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, अब जियाउर रहमान भी दूसरे एक जनरल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एच एम इरशाद बोलते हैं, उनके थ्रू असैसिनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब इरशाद पीरियड के टाइम पे इरशाद फोर्स टू अलाउ सम पॉलिटिकल एक्टिविटीज, लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर, स्टेप डाउन इन 1990s बाय मास मूवमेंट। ठीक है, अब इरशाद जो जियाउर रहमान को मार के बनते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बनते हैं, ये कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलाउ करते हैं कि कुछ लोगों को बोलने की आजादी है, प्रेस को फ्रीडम है। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं ये। बट 1990s में क्या होता है, इनको भी स्टेप डाउन करा दिया जाता है, इनको भी हटा दिया जाता है बाई मास मूवमेंट। एंड 1990 से लेके आज 2025 चल रहा है, यानी 35 साल हो गए। ठीक है, यहाँ पे अभी भी क्या है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, बट अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे भी खराब हो गया था मामला। ठीक है, अब नेपाल की बात करें, हमने 3 कंट्रीज की देख ली, अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का क्या सीन था, नेपाल में पहले क्या था, नेपाल वाज हिंदू किंगडम इन पास्ट देन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, नेपाल इनिशियली हिंदू किंगडम होता था। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वो रोल नहीं था। ठीक है, हिंदू किंगडम था, मोनार्की थी यहाँ पे। ठीक है, मोनार्की का मतलब क्या होता है, जहाँ पे राजा रानी शासन करते हैं। ठीक है, अब अर्ली पीरियड में क्या होता है, मतलब कुछ टाइम पहले क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करती हैं कि इलेक्शन होने चाहिए यहाँ पे, और जो यहाँ पे मोनार्क होते हैं, ठीक है, जो मोनार्क होते हैं, जो राजा होते हैं, वो इस मूवमेंट को, इन लोगों को दबा देते हैं विद हेल्प ऑफ आर्मी। ठीक है,
डेमोक्रेसी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, 1990s का टाइम आता है। 1990s का क्या टाइम होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी लेवल पे मास मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे मास मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जन आंदोलन वन बोलते हैं, ठीक है, जन आंदोलन वन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो किंग होते हैं, जो अभी तक दबा रहे थे इन लोगों की डिमांड को, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाते हैं, ठीक है, बना देते हैं, ठीक है। अब 1990 से लेकर 1990 से लेकर 2002 तक क्या होता है, ड्यू टू स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेरियस ग्रुप इन नेपाल, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है 1990s के बाद से, उसी बीच में क्या होता है कि नेपाल में कुछ वो है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनकी बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, ठीक है। इसका इसका बहाना देते हुए क्या करते हैं, जो किंग होते हैं वो पार्लियामेंट को अबॉलिश कर लेते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, और जो डेमोक्रेसी थी उसको एंड कर देते हैं 2002 में, ठीक है। फिर 2006 में एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसको हम जन आंदोलन 2 बोलते हैं, ठीक है। अचीव फर्स्ट विक्ट्री व्हेन किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट डिसॉल्व इन 2002। अब जन आंदोलन 2 में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो जो हमारे किंग होते हैं नेपाल के, वो क्या करते हैं, वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, यानी जो पार्लियामेंट था, जिसको 2002 में वो डिसॉल्व कर देते हैं, वो उसको फिर रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब मास मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट होता है। द लार्ज नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्टेड लीड बाय सेवरल पार्टी अलायंस एसपीए, द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट का जो ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं सेवरल पार्टी अलायंस, ठीक है, एसपीए। इसके बाद इसकी ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है। अब देखो, अब कुछ लोग नेपाल के हैं जो लोग मानते हैं मोनार्की वॉज नेसेसरी फॉर नेपाल टू रिटेन इट्स लिंक विद पास्ट। मोनार्की नेपाल के लिए नेसेसरी है, ठीक है, ताकि जो नेपाल का जो कल्चर है वो बचा रहे, नेपाल का जो लिंक है पास्ट से वो बचा रहे, ठीक है। Maoist want constitution include radical program for social economical restructuring, ठीक है। माओइस्ट कौन थे, याद है आपको, मैंने चाइना जब पढ़ाया था, चाइना ऐसा सुपर पावर, तो वहां पे एक लीडर आए थे, जेडोंग। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनको जो फॉलो करते हैं लोग, उनको हम माओ बोलते हैं, ठीक है, माओइस्ट बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में भी माओइस्ट हैं, बट अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो जो माओइस्ट नेपाल में थे, ये बहुत ज्यादा रेडिकल प्रोग्राम चाहते थे, सोशल और इकोनॉमिकल रिस्ट्रक्चरिंग चाहते थे, ठीक है। अब देखो, चैलेंजेस बहुत सारे थे, चैलेंजेस बहुत सारे थे, इसका मतलब ये है कि जो सारी पार्टीज थी, वो हर मतलब जो प्रोग्राम था वो एग्री नहीं कर रही थी, ठीक है। माओविस्ट एंड अदर ग्रुप डीपली सस्पिशियस अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन रोल ऑफ फ्यूचर ऑफ नेपाल, ठीक है। जो माओविस्ट पार्टीज थी और जो और लोग थे, वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ना कंट्रोल करे नेपाल को, ठीक है। 2008 में नेपाल बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबॉलिशिंग मोनार्की, ठीक है। 2008 में क्या होता है, जो मोनार्की होती है उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया जाता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है नेपाल, ठीक है। 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है नेपाल में, और सिंस तब से अभी तक चल रहा है हमारा, बट कुछ टाइम पहले यहाँ पे भी हो चुका है कांड, ठीक है। अब श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका की बात आपने 10th में भी पढ़ी है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं। यहाँ पे वही होता है कि सिंगली जो होते हैं और जो तमिल होते हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है, ठीक है, लड़ाई होती है। सिंगली अपनी लैंग्वेज चाहते हैं, और तमिल अपना एक स्टेट, अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसको हम वो बोलते हैं तमिल इल्म होनी चाहिए। इसकी वजह से एक वो मिलिटेंट एक क्या बोलते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको लिट्टे बोलते हैं, LTTE लिट्टे बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है, समझ में बात, ठीक है। फ्रॉम 1983 इट हैज बीन फाइटिंग एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट डिमांडिंग तमिल एलम और सेपरेट कंट्री फॉर तमिल, ठीक है। वही सिंपल सी बात जो मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जानने वाली क्या बात है, ये जानने वाली ये बात है कि जब तमिल लोग कौन है, तमिल लोग इंडिया से ही, जो तमिलनाडु है वहां से गए लोग थे, वहां पे बसे हुए थे, ठीक है। तो वहां से जो ब्रिटिशर्स थे उनको ले गए थे वहां पे चाय की खेती करने के लिए, ठीक है, चाय की कॉफी के लिए, ठीक है। अब जब तमिल लोगों के ऊपर वहां पे ज्यादा होने लगा, दिक्कत होने लगी तमिल लोगों को, तो इंडिया के जो तमिल पीपल हैं, वो लोग इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो करती है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है, वहां के जो लोग होते हैं, ठीक है, तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिल लोग जो हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये
जो एक्शन है वो लेने पे मजबूर होना पड़ता है। जो तमिल लोग हैं श्रीलंका के, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको आगे आना ही पड़ता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड, ठीक है, 1987 में इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया सेंड ट्रूप्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट और लिट्टे, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को वहां पे डिप्लॉय करती है, ताकि वो लोग, जो गवर्नमेंट है, यानी जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है और जो लिट्टे है, इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाए। बट क्या होता है, जो लिट्टे है, ठीक है, LTTE, और जो इंडियन आर्मी है, इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडियन ट्रुप्स की प्रेजेंस होती है श्रीलंका में, वो बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, श्रीलंका लोग बहुत ज्यादा वो नहीं करते, पसंद नहीं करते। अब सिंपल सी बात है, आपकी कंट्री के अंदर कोई और फॉरेन कंट्री की आर्मी आके रहेगी तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग जो होते हैं, वो श्रीलंकन जो वो होते हैं, वो इंटरफेरेंस इन श्रीलंकन इंटरनेशनल मैटर्स, ठीक है, इंटरनल मैटर, ठीक है। अब वो लोग ये सोचते हैं कि जो श्रीलंका के इंटरनल मैटर में आप क्यों दखल दे रहे हो भाई, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, फाइनली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कैम टू एंड इन एज एलटीटी वाज वैनिश्ड इन 2009, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अब क्या होता है, धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है तो 2009 में लिट्टे कंप्लीटली खत्म हो जाती है। लिट्टे जो होती है 2009 में वो खत्म हो जाती है एकदम से, ठीक है। इसकी वजह से जो आर्म स्ट्रगल चल रहा था वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी अब अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंकन डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है भाई। इन कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका रजिस्टर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, असर्ड हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उस टाइम से देखो, इतना बड़ा, इतने साल तक मास वहां पे मूवमेंट चला, बट उसके बाद भी आप देखोगे, जो लंका है, श्रीलंका है, वहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है उसमें टॉप, मतलब अच्छी कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी, ठीक है, 1977 में, जो हमने 1991 में किया था, 1991 में किया था, उसने अपनी इकोनॉमी को 1977 में ही लिबरलाइज कर लिया था। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी इन सिविल वॉर, ठीक है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इनकी, जीडीपी भी इनकी बहुत ज्यादा हाई है, चाहे इनके घर में सिविल वॉर हो या कुछ भी हो, ठीक है। चलो, इन कॉन्फ्लिक्ट इट हैज मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट कितना भी हो रहा था, बट यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो चल रहा था, मतलब इलेक्शन भी होते थे टाइम पे। यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो पार्लियामेंट है, उसको भी डिसॉल्व नहीं किया गया था, वो चल रहा था, साथ में सब चल रहा था, ठीक है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है इंडिया पाकिस्तान, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया भूटान रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, इंडिया श्रीलंका रिलेशन, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे, आपको अगर आएगा तो बहुत आसानी से लिख लोगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट किस बेसिस पे होता है, पहला है कश्मीर इशू, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, ठीक है, मैटर, ठीक है, ठीक है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। तीसरा, एक्विजिशन ऑफ आर्म, मतलब बहुत बड़े लेवल पे हम बाहर से आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से भी होड़ लगी होती है कि हमारे पास ज्यादा है, उनके पास ज्यादा है, ठीक है। चौथा है बॉर्डर डिस्प्यूट, और पांचवा है शेयरिंग ऑफ वाटर, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। ये 5 एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसकी वजह से वॉर होती रहती है, ठीक है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उसका है, ठीक है। वॉर भी हुई 1947 में, 1947-48 में, 65 में, 72 में, 1999 में, बट क्या किस्मत का हमारा देश, हमारा वही हाल है कि हम इतने वॉर हमने किए, बट फिर भी हम कश्मीर नहीं लिए। पता नहीं किस बात की चिंता थी हमें, हम ले लेना चाहिए था ऐसे, ठीक है। 1947-48 वॉर वाज रिजल्ट डिवीजन ऑफ प्रोविंस इनटू पीओके, इंडियन प्रोविंस एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, 1947-48 में क्या था, जब राजा रंजीत सिंह, वहां के जो राजा रंजीत सिंह महाराजा, ठीक है, वो जो महाराजा थे वहां के, उन्होंने अभी तक हमारे साथ जो हमारे साथ ट्रीटी थी, उन्होंने साइन नहीं की थी, ठीक है, उन्होंने साइन नहीं की थी। इंडिया अभी, मतलब कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट बना नहीं था। तभी क्या होता है, जो पाकिस्तान होता है ना, वो इन पे क्या करता है, इन पे कश्मीर पे हमला कर देता है, एंड इसके जो कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके जो कुछ पार्ट होते हैं उनको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, कैप्चर कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, 1947-48 में कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पीओके, जो पाकिस्तान के पास है, पीओके, मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। एक होता है पीओके, ठीक है, पीओके, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और एक होता है हमारा
एक हमारा होता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसी में लद्दाख भी है, ठीक है। और जो लाइन दोनों को डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है दोनों को डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बात देखें तो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के हाथ से कश्मीर नहीं गया, इंडिया का अगर पार्ट होता, ठीक है, इंडिया का भी पार्ट था नहीं कश्मीर, ठीक है, उसी टाइम पे पाकिस्तान ने उसको कैप्चर कर लिया, अदरवाइज तो इंडिया कभी कैप्चर करने देता नहीं उनको, ठीक है, बट उसी टाइम पे उसने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर कोई ये बोले कि इंडिया के टाइम पे कैप्चर हुआ था तो आप वो मत समझना, इंडिया अभी कश्मीर इंडिया का पार्ट था नहीं, जब पाकिस्तानियों ने हमला किया तब डर के मारे आके जो वहां के महाराजा थे उन्होंने इंडिया के साथ अपना मर्जर किया, ठीक है। इंडिया वॉन वॉर बट कश्मीर इशू रिमेन नॉन सेटल्ड, ठीक है, 1971 वॉर हुआ, 1999 कारगिल वॉर हुआ, बट इंडिया जो कश्मीर इशू है अभी भी अनसेटल्ड है, ठीक है। अब क्या बताऊं, 1990 इसमें ठीक है, वो वही है। अब इंडिया का स्टैंड क्या है इसमें, इंडिया का स्टैंड क्या है ये देखते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। इंडिया का स्टैंड ये है, पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्प कश्मीरी मिलिटेंट विथ आर्म्स, पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्प कश्मीरी मिलिटेंट विथ आर्म्स इन वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब इंडिया का स्टैंड ये है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है यानी जो उसकी आईएसआई है, जो उसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो क्या करती है, वो जो कश्मीरी मिलिटेंट है उनको वेपन प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग हमला कर पाए, ठीक है। गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि जो हमारे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलता है उसको भी सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया है वहाँ पे जो एंटी इंडिया मूवमेंट चलते हैं, एंटी इंडिया काम होते हैं, उनके अंदर भी पाकिस्तान का काम होता है, ठीक है। अब पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि पाकिस्तान का स्टैंड ये, पाकिस्तान ये बोलता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलती है कि इंडिया हमारे सिंध और बलूचिस्तान के एरिया में एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज को, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। रिवर शेयरिंग को लेके भी डिस्प्यूट है, ठीक है, जो हमारी इंडस वाटर है, ठीक है, इंडस वाटर जो इंडस रिवर है उनकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है उनको लेके भी है, ठीक है। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी करा के उसको सेटल करने की कोशिश की थी, बट आज हमने देखा कि आज हम देख रहे हैं जब से ये पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से हमने इसको क्या किया है, होल्ड पे रखा है, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये है सर ग्रीक के एरिया में, ठीक है, सर ग्रीक एरिया कहाँ पे है, जो रन ऑफ कच्छ है ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया, ठीक है, ये है सर ग्रीक का एरिया। आप देखोगे अगला वॉर जब होगा वो यहीं पे होगा, ये बात नोट डाउन करके रखना आप, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डिस्प्यूट फॉर कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज इन एरिया एक्वायरिंग सर ग्रीक, ठीक है। अब सर ग्रीक के एरिया में यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स और वो है क्या बोलते हैं, वॉट ऑयल है, तो इसको लेके भी वो होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन, तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, शेयरिंग ऑफ वाटर भी है, इनलीगल माइग्रेशन, बांग्लादेश से बहुत ज्यादा माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं, उनका भी इशू है, ठीक है। इंटी इंडिया रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है बांग्लादेश, ये भी है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, अनहैप्पी विद बंगाल इन लीगल इमिग्रेशन टू इंडिया, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा अनहैप्पी होगी कि बाहर से लोग हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट एंटी इंडिया इस्लामिक ग्रुप, ठीक है। बांग्लादेश, हम इंडियन गवर्नमेंट का मानना यह है कि बांग्लादेश हमेशा सब एंटी इंडिया इस्लामिक ग्रुप को सपोर्ट करता है, ठीक है। बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलाउ इंडिया टू मूव थ्रू इस टेरिटरी, ठीक है। अब देखो ये जो मैप है देखोगे आप, ये जो मैप है आप देखोगे तो इंडिया और नेपाल के, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये बहुत अच्छा रास्ता है कि इंडिया को अगर अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना है तो ऐसे ऐसे चला जाए आराम से यहाँ पे, बट बांग्लादेश हमें ऐसा करने नहीं देता, अपनी टेरिटरी को हमें यूज नहीं करने देता है, ठीक है। समझ में आई बात आपको। इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट गैस टू इंडिया, ठीक है, इंडिया को ये गैस एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, इट्स गवर्नमेंट बिलीव दैट इंडिया प्रेजेंट लाइक अ रिलीजियस रीजनल बुलिंग ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब बांग्लादेश का मानना यह है कि जो इंडिया है ये हमारे रीजन में यानी साउथ एशियन रीजन में रीजनल बुली की तरह काम करता है, मतलब ये सबसे बड़ा है तो यहाँ पे सबको वो क्या करता है, सबको वो करता रहता है, बुली करता रहता है, ठीक है। इनकरेज रिबेलियन इन चिटगांव हिल्स ट्रैक्स, ठीक है, रिबेलियंस को सपोर्ट करता है। अब देखो बांग्लादेश का ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये है, इसको ये क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये है चिटगांव हिल्स, ठीक है, सॉरी 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 वेट,
ये तो गलत बना दिया मैंने, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो बांग्लादेश का एरिया, ये वाला नीचे वाला, ये क्या है, ये चिटगांव हिल्स है। तो बांग्लादेश ये मानता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे हमेशा आके रिबिलियन को सपोर्ट करती है, ठीक है, समझ में ये बात आपको। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमेशा वही है, लड़ाई होती रहती है, कॉपरेट भी करती है, ठीक है, रिलेशन इंप्रूव भी हुए हैं हमारे बहुत ज्यादा, ठीक है। बांग्लादेश पार्ट ऑफ इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशू अभी हम बहुत ज्यादा वो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। 2016 दे एक्सचेंज सर्टेन इनक्लेव्स, ठीक है, ये तो जानने की बड़ी जरूरत है नहीं। इंडिया नेपाल रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडिया नेपाल रिलेशन की थोड़ा सा बचा है, बस देख लो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। देखो इंडिया नेपाल का रिलेशन भाई बंधु का रिश्ता है, ठीक है, भाई मतलब इंडिया और नेपाल का रिलेशन ऐसा है कि बहुत फ्रेंडली है। हमें अगर नेपाल जाना तो हमें वीजा वीजा की जरूरत नहीं है। जो हमारे यूपी में कुछ स्टेट्स हैं, मतलब यूपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से पिकनिक जाता है भाई, नेपाल में पिकनिक जाते हैं हम लोग, हमारे स्कूल वाले, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब डिस्प्यूट भी है कुछ, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट है हमारे पास, ठीक है। जो माओविस्ट का राइज होता है नेपाल में, जो माओविस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसकी वजह से भी इंडिया में कंसर्न हो जाता है, ठीक है, कि अगर माओविस्ट रहेंगे तो इंडिया के लिए खतरा है वो, ठीक है। मैनी लीडर्स थिंक दैट इंडिया इंटरफेयर इन नेपाल मैटर, ठीक है, और नेपाल के कुछ लोग मतलब मानते हैं कि जो इंडिया है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है नेपाल के मैटर में, ठीक है। नॉट गिव इजी एक्सेस टू सी थ्रू इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अब नेपाल ये भी बोलता है कि जो इंडिया है वो हमें इजी एक्सेस नहीं देता है सी के थ्रू, ठीक है, ताकि हम अपने सामान दूसरी जगह भेज पाए, ठीक है। बट अगर कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा पीसफुल है, ठीक है। हम बहुत जगह पे कॉपरेट करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन पे, रिसोर्स पे, इलेक्ट्रिक जनरेशन पे, ठीक है, बहुत ज्यादा हम कॉपरेट करते हैं, ठीक है। नेपाल में हम डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करते हैं, तो इसका कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंडो श्रीलंका रिलेशन की अगर बात करूं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जब वो जो सिविल वॉर हुआ था उसी टाइम पे थोड़ा सा हमारे बीच में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आई थी, उसकी वजह से जो हुआ था उसकी वजह से, ठीक है, अदरवाइज ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडियन लीडर्स एंड पीपल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल आर अनहैप्पी, ठीक है। आफ्टर 1987 मिलिट्री इंटरवेंशन गवर्नमेंट नॉट प्रेफर टू एंगेज इन श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट, वही जैसा मैंने बताया कि उसी टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, अदरवाइज सारी चीजें सही हैं, अभी भी सही है, ठीक है। बोथ कंट्रीज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच स्ट्रॉन्ग द रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, हमारे बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया हेल्प इन पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन इन नेपाल, इन लंका ऑल्सो ब्रॉट टू कैटेगरी क्लोजर, ठीक है। अब वहां पे सुनामी आती है तो इंडिया भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है रिकंस्ट्रक्शन में, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है इन दोनों के साथ, ठीक है। भूटान के साथ तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, भूटान के साथ जितना अच्छा लिख सकते हो आप लिख लेना, ठीक है। भूटान मोनार्क हेल्प इंडिया टू स्टॉप मिलिटेंट मिलिटेंट नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड इट वाज सक्सेसफुल, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनमें जो मिलिटेंट ग्रुप राइज करते हैं कभी कभी, उनको भी सपोर्ट करने के, उनको भी टैकल करने के लिए भूटान गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं ताकि वो वहां पे भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वो कर सके, ठीक है। इंडिया मालदीव के रिलेशन अगर मैं बात करूं तो कुछ टाइम में बीच में खराब हुए थे, बट आज के टाइम पे टॉप नॉच है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। बट इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, इसे क्वेश्चन आते नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। बस वही पाकिस्तान का और बांग्लादेश का रिलेशन का आ सकता है, अदरवाइज कोई यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो do subscribe our channel. Till then keep learning, keep growing, stay connected. God bless you all. Jai Hind.